आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने केमिकल कंपोजिशन के बारे में आपको डिस्कस कर दिया था, तो टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है मोल। हम मोल किसे कहते हैं और किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो आप आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मोल के बारे में जानेंगे कि आपका मोल क्या है। तो आपके बोर्ड पर हमने मेंशन कर रखा है कि जो एक मोल होता है वो किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसमें पार्टिकल्स की संख्या को बताता है। पार्टिकल्स की संख्या को मतलब पदार्थ में उपस्थित संख्या को बताता है। कैसे? ऐसे देख लीजिए आपको, जैसे कि आपके पास एक दर्जन में क्या है, आपके पास एक दर्जन केले हैं। तो एक दर्जन का मतलब कितने केले हैं आपके पास? टोटल 12। तो मतलब ये 12 क्या बता रहा है? ये 12 उसकी संख्या को बता रहा है, इसके नंबर्स को बता रहा है। तो मतलब 1 मोल जो है वो नंबर ऑफ पर्ल्स के बारे में बताता है, उनकी संख्या के बारे में बताता है। इसके बाद हम अगर अगर चलते हैं तो एक सैकड़ा का मतलब क्या? सैकड़ा मीन्स उसकी कितनी संख्या, मतलब उसकी 100 संख्या, उसकी 100 संख्या को बताता है कि इस पदार्थ में आप जो एक सैकड़ा ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या 100 है। इसी प्रकार आप जो वस्तु ले रहे हैं, ये एक दर्जन ले रहे हैं, तो एक दर्जन में कितनी संख्या है आपकी? 12 चीजें हैं, आपकी 12 वस्तुएं हैं, आपके 12 पदार्थ हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक मोल होता है, एक मोल बराबर होता है आवोगाड्रो संख्या। आवोगाड्रो संख्या। आवोगाड्रो संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आपके कैपिटल एन और स्मॉल ए से। नीचे कैपिटल एन से और से इसका जो वैल्यू होता है वो 0.022 गुणे 10 की पावर 23। अगर हम यूनिट चाहें तो इसको AMU में लिख सकते हैं। AMU का मतलब होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जो आपका मोल होता है वो किसी भी पदार्थ की संख्या को डिटरमाइन करता है। जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास एक दर्जन केले हैं, तो एक दर्जन में कितनी संख्या है उनकी? 12 संख्या। इसी प्रकार उसने कहा एक सैकड़ा, तो एक सैकड़ा का मतलब क्या है? उसमें 100 पीसेस हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो आपको जो इसका मतलब क्या है, 100 अगर पीस होंगे तो वो एक मोल को प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार 12 चीजें होंगी तो एक मोल को प्रदर्शित करेंगी। और नंबर ऑफ जो मोल होता है वो आवोगाड्रो की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अब क्लियर हो गया होगा किसी पदार्थ की हम संख्या कैसे निकालेंगे। किसी पदार्थ में जो संख्या है वो नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन करती है। किसको? नंबर ऑफ मोल को डिटरमाइन करती है। अब इसके बाद हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स किन किन चीजों में लागू होता है। आपका जो मोल है उसको हम किन किन चीजों में निकाल सकते हैं। तो किन किन चीजों में मतलब पहले द्रव्यमान में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार कणों की संख्या में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। और किसी भी गैस का जो आयतन है उसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। हम तीनों चीजों में ही बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसको हमने अलग अलग फॉर्मूले आपके बोर्ड पे मेंशन किए हैं। देखो, जैसे आपका द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो उसके लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। या आप मोल्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल्स को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमें द्रव्यमान के लिए कोई भी आपका द्रव्यमान दिया गया है, यदि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उसकी द्रव्यमान लिखेंगे या उसका जो द्रव्यमान और बटे अनुभार, इसको द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं और अनुभार को M से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कणों की संख्या है, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या है, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो N और इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, पदार्थ में कितने नंबर ऑफ मोल्स है बटे आवोगाड्रो संख्या, जो आपकी वैल्यू पता है आवोगाड्रो संख्या की, हमें
पहले लिखी थी कि अवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है, आपका जो मान होता है 6.022 into 10 to the power 23। इसी प्रकार अगर किसी गैस दी है और गैस के लिए ये मोस्टली इसमें एनटीपी पर लागू होगा, किसमें, एनटीपी पर। किसी एनटीपी पर कितना गैस है, उसमें नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी है, तो हम 1 by 1 करके देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका द्रव्यमान और अणुभार, मतलब द्रव्यमान निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर द्रव्यमान दिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। एक सवाल देखते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी, या नाइट्रोजन गैस में N2, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो उसने कहा कि क्या है आपका, ये इसमें यूनिट दिया है, ये द्रव्यमान, ये आपका मास दिया गया है, और उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, उसने मोल्स पूछे हैं, और आपका क्या है, ग्राम, मतलब द्रव्यमान की संख्या दे रखी है 28 ग्राम। तो हम इस फॉर्मूले में इस चीज को लिखेंगे, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि जो आपके पास एक नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु भार, एक नाइट्रोजन एटम का जो परमाणु भार आपके पास कितना होता है, 14। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन है, आपके पास 2 नाइट्रोजन है, तो इसका कितना करें, 2 into 14 = 28। तो आपका नाइट्रोजन जो गैस का जो आपका परमाणु भार निकला, वो टोटल कितना निकला आपके पास, 28। ये आपका क्या आ गया, अणुभार, क्या आ गया, अणुभार, क्योंकि आपके 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या अणु का निर्माण करते हैं, और हम इसका भार निकाल रहे हैं, तो दोनों के भारों को हमने जोड़ दिया, तो 28 अणुभार आ गया। तो हमें अणुभार की संख्या प्राप्त हो गई, और हमारे पास जो वैल्यू कितने दिया है, 28 ग्राम, तो 28/28 = 1। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस में मोलों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 1। एक और सवाल को देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। चौदह ग्राम कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या, 12 ग्राम कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं इसका सीधे सिंपल फॉर्मूला है, n बराबर मास आपका जो दिया गया है, मास, मोलर मास अपॉन मोलर मास, या जो द्रव्यमान, ये लिखा है द्रव्यमान बटे अणुभार, कितना द्रव्यमान आपको सवाल में दिया गया है, और उस कौन सा तत्व दिया गया है या कौन सी गैस दिया गया है, उसका हम अणुभार निकालते हैं। तो इसमें कैसे दिया गया है, इसमें दिया गया है 12 अपॉन मोलर मास। तो हम कार्बन को जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 12। ये जो परमाणु भार है इसी को हम मोलर मास बोलते हैं। तो 12/12 बराबर कितना आ गया, 1। तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 होगी। इसी प्रकार थोड़ा सा और देख लेते हैं 1-2 सवाल को। इसी प्रकार आप सिंपल, अगर वो कहे आपसे कि आप ऑक्सीजन परमाणु में 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा एग्जाम्पल 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी, आपके मोल्स कितने होंगे। तो आप सीधे सिंपल निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, परमाणु भार कितना होता है, 16। तो आप
कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2। तो आपके पास कितनी संख्या है यहाँ पर ग्राम में दी गई संख्या कितनी है? 16/16 प्लस 16 इक्वल टू 16/32 इक्वल टू कितना आ गया? 16 और ये आ गया 1/2। अगर इसे दशमलव में इसको डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो कितना निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने ग्राम दिया गया है आपके पास? 2 ग्राम दिया गया है। कितने ग्राम? 2 ग्राम दिया गया है। और आपका मॉलिक्यूलर मास भी कितना? हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 1। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसी प्रकार 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन गैस में भी नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी निकली? 1। ऑक्सीजन एटम में मोलों की संख्या निकली 0.5 मोल्स। ठीक है ना, इसी प्रकार के आपके सवाल आगे आएंगे। ठीक है, इसको हम 1 मोल को प्रूव करते हैं इसी क्वेश्चन से, जो आप इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। माना कि आपके नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास? 1। तो यहाँ पर हमने कितना माना? यहाँ पर 1 इक्वल टू W/M। ठीक है, अब W/M, तो जो M इक्वल टू कितना होगा? W। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 मोल होता है वो आपके किसके बराबर होता है? उसके द्रव्यमान बराबर अणुभार। जो 1 मोल क्या होता है? द्रव्यमान बराबर अणुभार। मतलब पदार्थ का अगर हम जितना द्रव्यमान है उतना ही आपका अणुभार ले ले तो उसमें नंबर ऑफ मोलों की संख्या 1 हो जाएगी। ऐसे समझते हैं इसको। जैसे आपके पास ये चीज है, ठीक है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन एटम है, आपके पास कौन सा परमाणु है? नाइट्रोजन परमाणु है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो 14 होता है। तो आपको अगर हमने यहाँ पर कितना ले लिया? 14 ग्राम नाइट्रोजन ले ली और हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना चाहिए? 1। तो आपके पास कितना इसका जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना निकल के आता है? 14। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो 14 होता है। तो हमें 1 मोल चाहिए, तो आपके पास मोलर मास कितना लेना पड़ेगा? मोलर मास आपके पास कितना लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ वेट मोलर मास 14 और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी कितना? 14। अगर हम 14 और 14 लेंगे तो दोनों का जो डिवाइडेशन होगा तो नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। क्योंकि जो आपके पास द्रव्यमान होता है वो अणुभार के बराबर होता है। कैसे? कि अगर 1 मोल है तो द्रव्यमान की जो संख्या आएगी वो अणुभार के इक्वल आएगी। द्रव्यमान की संख्या कैसी आएगी? अणुभार के इक्वल आएगी। जैसे ये देखो 14 नंबर ऑफ मोल बराबर 14 बराबर 14, क्योंकि मास भी कितना आएगा इसके पास? 14 और आपका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आएगा आपके पास? 14 आएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार हमारा ये प्रूफ भी हो गया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो हमारे पास कितना लेना पड़ेगा? ग्राम में उतनी संख्या लेनी पड़ेगी और उसका अणुभार भी सेम लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। इसी प्रकार हम इसमें लेते हैं द्रव्यमान कणों की संख्या के लिए, तो माना नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी है आपके पास? 1। तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया? 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 0 बराबर कितना? Na। अब इससे निकल के क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ कणों की संख्या बराबर Na। तो मतलब 1 मोल, ये कितने निकल आया? 1 मोल जो कणों की संख्या है, 1 मोल जो कणों की संख्या है वो अपने पास कितना है? 6.002 × 10⁻23। हमारा प्रूफ भी हो गया हमारे पास, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि 1 मोल बराबर कितना होता है? एवोगैड्रो संख्या। तो कहाँ से प्रूफ होती है? यहाँ से प्रूफ होती है कि जो कणों की संख्या है अपॉन एवोगैड्रो संख्या। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 है तो उसमें एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। इसी प्रकार हमारे पास इसमें भी है कि अगर द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान निकालना है, नंबर ऑफ मोलों की संख्या निकालनी है, तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा? आपके पास जो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ये आपके पास द्रव्यमान हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट भी हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा। अगर मास मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं तो मॉलिक्यूल्स में, और एटम में निकालते हैं तो एटम में। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको देखते हैं।
इसके लिए एक कंडीशन है, अगर किसी भी गैस का हम आयतन दिया गया है, वो आयतन हमें किस में लेना है, लीटर में लेना है। आयतन किस में लेंगे हम, आपके लीटर में लेंगे। और इसको हम प्रूव करते हैं, इसी को भी प्रूव करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसमें ही मान लेते हैं नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी है, 1, तो 1 इक्वल टू V अपॉन 22/4। तो V बराबर 22 × 4 लीटर। तो किसी भी जो गैस का जो आयतन होता है, यदि 22.4 है, तो उसमें जो मोलों की संख्या होगी वो आपके पास कितनी होगी, 1 होगी। सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर नंबर ऑफ मोलों की संख्या आयतन के लिए निकालते हैं, तो आयतन कितना होना चाहिए किसी भी गैस का, 22.4 अगर आता है वैल्यू में, तो उसमें मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। यदि किसी में नंबर ऑफ मोलों की संख्या 6.00 आ रही है, तो कणों की जो पार्टिकल्स की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 1। इसी प्रकार इसमें भी रहेगा। अब एक एक सवाल को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 5 ग्राम, आपका कितना है, 5 ग्राम अमोनिया की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या आपके पास कितनी होगी। कुछ हमने यहाँ पर एटम लिखे हैं और उनके परमाणु भार लिखे हैं। जो नीचे संख्या होती है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो एटम के ऊपर की संख्या होती है उसे हम परमाणु भार कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया परमाणु, या आप तत्व समझ लीजिए, तत्व की जो नीचे होती है उसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं आप, परमाणु क्रमांक। और तत्व की जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे बोलते हैं हम परमाणु भार। क्योंकि आपके मोल वाले चैप्टर में आपको ज्यादातर परमाणु भार देखने को मिलेगा, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप 1 से लेकर 30 तक इसको याद कर लीजिए। एक तो मोस्टली आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपके क्वेश्चन के अंत में सभी तत्वों के परमाणु भार भी दिए होंगे जो उस क्वेश्चन में पूछे गए होंगे। तो इसके क्वेश्चन के अंत में ऐसा भी लिखा होगा कि आपके पास नाइट्रोजन = 14 और हाइड्रोजन = 1। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो आपका 14 है और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो उसने पूछा कि मोलों की संख्या और आपकी ग्राम में संख्या। आपका ग्राम में संख्या भी दी गई है और आपको मोलों की संख्या पूछी है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, इससे पहले हमने बताया था, उस फॉर्मूले को लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल N = क्या होता है आपके पास, W/M। W क्या है आपके पास, जो द्रव्यमान दिया गया। तो कितना द्रव्यमान दिया गया आपके पास, 5 दिया गया है। और आपके पास पूछा है कि मोलों की संख्या निकालिए। और आपका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास जो है आपका मोलिकुलर मास है इसका नाइट्रोजन का और प्लस किसके, 3 हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है आपके पास, 14, आपके पास 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3। तो आपके पास कितना, 3 × 1 = क्या हो जाएगा, 5/17। कितना हो जाएगा, 17। अब 17 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0.0, क्या लगाएंगे, दशमलव, ये हो जाएगा 15। तो अब इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 17 डिवाइडेशन करने पर 0.2 आपके पास मोल्स निकल। इसके आगे भी डिवाइडेशन होगा, लेकिन हम फर्स्ट यूनिट तक ही, फर्स्ट पॉइंट तक ही मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ ये। इसमें देखो सीधा सिंपल है कि उसमें मोलों की संख्या पूछी है आपसे और आपको ग्राम में संख्या दी गई है। तो हमारा सीधा फॉर्मूला है कि आपका गिवन मास, आपका जो मास है वो कितना है, और बटे मोलिकुलर मास, जो हमने इससे पहले आपको बोर्ड पे समझाया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि 2 मोल्स NaOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या, 2 मोल्स NaOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो अब सीधे सिंपल है, आपके पास क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स N दिया गया है और पूछा आपसे क्या है, द्रव्यमान जो आपके पास दिया गया है उसने पूछा है W। और लेकिन यहाँ पर देखो मोलिकुलर मास क्या है आपके पास, ये मोलर मास आपके पास कितना है, ये। तो आपके पास ये दिया गया है, ये दिया गया है और W पूछा। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या है आपके पास, फिर से N = W/M। तो नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी है, सवाल में आपको दी गई है, देखिए आप, नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी है, N। हम फॉर्मूला लिखते हैं N = W/M। तो कितना है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 =
W क्या है आपके पास, दिया नहीं गया है। NaOH क्या है आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपका सोडियम का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का आपका कितना है, देखो ऑक्सीजन का कितना है 16 और आपका हाइड्रोजन का कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 2 W बटे, इसको तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 16 अपॉन 0 1 और ये 40, कितना आ जाएगा 40, तो मोलकुलर मास कितना निकल के आया इसका 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, W इक्वल टू 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 ग्राम, कितना 80 ग्राम। तो आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना आ गया होगा, या अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास मोलों की संख्या दी गई है और आपके पास और किसी यौगिक का क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो हमें ये तो सवाल में दिया गया होगा, ये हमने पहले भी आपको मेंशन कर देंगे, ये आपके सवाल में दे रखा गया, और आपका मास निकालेंगे तो सीधा सिंपल आपका मास निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये है, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है ये। इसमें देखिए उसने कहा कि आपके पास 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है आपके 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला लगेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलों की संख्या निकालते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो N0 अपॉन Na, क्या N0 अपॉन Na, तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करेंगे, N बराबर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है 2, और उसने क्या पूछा है कि मोलों की संख्या, तो उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स N0 का मान उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, और आपके पास क्या है नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन एटम है 2, एक नाइट्रोजन में कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन में कितना निकल के आएगा 28 ग्राम, आज 28 आएगा। अब इस फॉर्मूले हम नोट कर देंगे, तो n बराबर कितना, यहाँ पर 2 फॉर्मूला, ये इस वाले फॉर्मूले लगा देंगे, तो कहते हैं 2 अपॉन N0 अपॉन Na, अवोगाड्रो संख्या कितनी है, अवोगाड्रो संख्या Na बराबर कितना होता है, आपको शुरुआत में ही बताया गया था, अवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो इसका कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो N0 बराबर और 12 0 एंड 4 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये वैल्यू इसकी मान निकल के आ जाएगा या वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो तीनों सवाल में आपका छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। अब ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।